एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, हफ्ते भर की मसरूफियात के बाद ये दिन होता है ज़रा सा रुकने का, सांस लेने का और ख़ुद को थोड़ा सा वक्त देने का। लेकिन क्या हम वाकई ऐसा कर पाते हैं या फिर हम हफ्ते को भी इसी दौर में, सैटरडे को भी इसी दौर में गुजार देते हैं जैसे हम पूरा हफ्ता गुजारते हैं। हम लोग अक्सर समझते हैं कि मल्टीटास्किंग बड़ी अच्छी बात है और हम खुद को बहुत प्रोडक्टिव समझते हैं, लेकिन हकीकत में होता उलट है। जब आप एक वक्त में कई काम करते हैं तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, आपकी तवज्जो बार बार एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर जाती है और इसमें दिमाग ज़्यादा थक जाता है और नतीजा यही होता है कि जो आप काम कर रहे होते हैं वो भी ठीक से नहीं होता और आप बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं और आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करता है। फिर हम खुद पर मज़ीद प्रेशर डाल देते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ ख़त्म करना है, डेडलाइंस हैं और आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी और जिस्मानी जो हमारी थकन है वो बढ़ती जाती है। और असल बात यह है कि हर काम इतना भी ज़रूरी नहीं होता जितना हम इसे बना लेते हैं और अगर कोई काम थोड़ा लेट भी हो जाए तो ऑब्वियसली दुनिया रुक तो जाती नहीं है। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि एक वक्त में एक ही काम करें, आराम से करें और पूरी तवज्जो के साथ करें और थोड़ा सा ब्रेक भी लाजमी लें। अपने जो ब्रेन है उसको भी रेस्ट दें क्योंकि उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप कोई मशीन नहीं है बस ना आप चलते ही रहे। अगर आप खुद को ज़्यादा थका देंगे तो एक वक्त आएगा कि जब आप बिल्कुल थक जाएंगे। तो ज़िंदगी का बेहतर तरीका ये है कि आहिस्ता चलें मगर मुसलसल चलें, क्योंकि असल कमाल ज़्यादा काम करना नहीं बल्कि सुकून के साथ और सही तरीके से काम मुकम्मल करना है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एक छोटा सा पैगाम आप सबके। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और आज हम बात करेंगे दांतों के हवाले से। दांत और मसूड़े हमारी मजमूई सेहत का एक अहम हिस्सा है और ख़ूबसूरत और सेहतमंद दांत ना सिर्फ खाने पीने में आसानी फराहम करते हैं बल्कि हमारी शख्सियत और एतमाद को भी बढ़ाते हैं। ताहम कैविटी, मसूड़ों की सूजन या बहुत ज़्यादा आपको अगर आपके गम से ब्लड आता है, सेंसिटिविटी का मसला है तो आपकी डेली लाइफ को मुतासिर कर सकते हैं। ऐसे मसाइल का इलाज सिर्फ डेंटिस्ट के पास जाकर ही नहीं बल्कि कुछ आसान और जो घर में हमारी चीज़ें पड़ी होती हैं उनसे भी हम जो घरेलू नुस्खे हैं उसके ज़रिए भी मुमकिन है। तो ये नुस्खे दर्द को कम करने, इन्फेक्शन से बचाव, मसूड़ों की मजबूती और दांतों की सेहत बरकरार रखने में मददगार भी साबित होते हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हकीम अताउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले बताएं कि दांतों में ना अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है कि वो कुछ ठंडा गर्म खाते हैं तो बहुत देर तक उनको दर्द रहती है। फॉर एग्जांपल वो आइसक्रीम भी खाएं या ठंडा पानी पिए तो उनको बहुत ज़्यादा ना वो जलन सी महसूस होती है। तो उसका क्या इलाज है और वो होता क्यों है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दांतों के अंदर जो भी नुक्स पैदा होता है उसमें मेन चीज़ है कि लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सारा दिन मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं, मिसाल के तौर पर दूध भी ले रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, मुरगन चीज़ भी ले रहे हैं, बादी चीज़ें भी ले रहे हैं और बिलखसूस सबसे ज़्यादा जो दांत ख़राब होते हैं वो ये होता है कि आप गर्म चीज़ के ऊपर ठंडी चीज़ या ठंडी चीज़ के ऊपर फौरी जब गर्म चीज़ खाते हैं तो आपके मसूड़े बहुत हसास होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो वो सूज जाते हैं और फिर उनके गम में इन्फ्लेमेशन की वजह से दांत कमज़ोर भी हो जाते हैं, ढीले भी हो जाते हैं और गिरना भी शुरू हो जाते हैं। और सम टाइम जब आप केयर नहीं करते तो कीड़ा लग जाता है दांतों में और फंगस भी दांतों में लग जाती है जिसकी वजह से दांत नहायत कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरी वजह, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी डाइट बड़ी सिलेक्टिव लेते हैं। जब आप अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम नहीं लेते उस सूरत में भी आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं और दांतों में बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। और तीसरी अहम चीज़ मैदे की ख़राबी। जिन लोगों के मैदे में बरूदत है, बादीपन है या एसिडिटी बहुत बनती है तो वो लोग भी हमने अमूमन देखे हैं कि उनको दांत के मसाइल से वो लोग दो चार रहते हैं। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, अगर किसी को कैविटी हो जाए, कीड़ा लग जाए दांतों में तो अमूमन हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वही साफ़ करते हैं और उसको सही करते हैं। तो क्या अगर स्टार्ट हो कैविटी, हमें लग रहा हो कि बन रही है थोड़ी थोड़ी, तो हम घर में उसका इलाज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम घर में इसका इलाज कर सकते हैं। नंबर एक तो ये है कि सबसे पहले आपने टेक्निकली तौर पे ये है कि मसवाक का इस्तेमाल करना है। अच्छा। मसवाक करना सुन्नत भी है और इसके बहुत से दांतों के अमराज का जो राज है इसमें पोशीदा है। नंबर दो, एक टिप के अंदर मेडिसन है जिसको हम कहते हैं बाउब्रंग, यानी इसका एक स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट होता है। बाउब्रंग जस्ट लाइक काली मिर्च, ये काली मिर्च है और ये बाउब्रंग है। काली मिर्च के जो दाने होते हैं उसके ऊपर दरारें होती हैं और जो बाउब्रंग होता है ये बिल्कुल प्लेन गोल से काली मिर्च की तरह दाने होते हैं।
ये आप बाहर किसी भी पंसार से ले लें, 1 से 2 टेबल स्पून 1 गिलास पानी में इसको 3 से 4 मिनट उबालें हल्की आंच पे, और उसके बाद आप इसके गगल्स कर लें, गरारे कर लें, कुलियाँ कर लें। तो आप यकीन कीजिए कि जिनको दांत दर्द हो रहा है सोजन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, पहली चीज़ तो ये कि फौरी तौर पे विदिन 5 मिनट्स उनको सुकून मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा, हमारे पास टिप के अंदर रोगने लौंग अगर घर में मौजूद है या खाली लौंग मौजूद है तो उस कैविटी के अंदर आप लौंग को रख के मुंह को दबा दें, तो उसका जो उसके जो वोलेटिन ऑयल्स हैं उसकी ये प्रॉपर्टीज़ है कि वो दांत के कीड़े की जो पेन है उसको फौरी रिलीव भी करता है, इन्फ्लेमेशन भी ठीक करता है, और हमारी जो गम्स की सेंसिटिविटी है लौंग उसको भी ठीक करती है। तो ये 2 चीज़ें इमीडिएट बेस पे एज अ किचन रेसिपी है। मैं समझता हूँ जो बाऊ बड़ंग है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये हमारे घरों में लाजमी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे, आपको पता है, मीठा खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, और वो अपने दांतों की केयर नहीं करते। तो जब रात को इमरजेंसी आपको दांत में दर्द हो जाए तो आपके घर के अंदर ये एक सेफ रेमेडी जो एज आ हर्बल इंग्रेडिएंट्स मौजूद होना चाहिए, और उसके ऊपर लिखा हो कि दांत दर्द के लिए बाऊ बड़ंग, इसके आप बच्चे को फौरी तौर पे कुलियाँ करवा लें, और उस कुलियों की वजह से आप इमेजिन करें कि विद इन 5 मिनट्स बच्चा सुकून से सो सकेगा, और वेरी नेक्स्ट डे आप अपने मुतलका डेंटिस्ट से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हकीम साहब ये बताएं कि अक्सर लोगों के मसूड़ों से बहुत ज़्यादा खून भी आता है, वो बिल्कुल लाइट सा भी अगर टूथब्रश करते हैं ना तो फिर भी उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है गम से, तो ऐसा क्यों होता है और इसका हल क्या है? जी देखें, इसमें 2-3 वजूहत हैं। एक तो जब हमारा जो ब्रश करने का जो तरीका है ना वो बिल्कुल अगेंस्ट जो है ना हमारे मजाज के बरखिलाफ़ है। हमारे यहाँ बच्चों को सिखाया नहीं जाता कि आपने ब्रश कैसे करना है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ अक्सर बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं। जब आपके दांत टेढ़े होते हैं तो उस सूरत में भी आपके जो गम्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आता है। तीसरे नंबर पे केयर ना करना, बाकायदगी के साथ पेस्ट है, मंजन है, या कोई भी आपके पास रेमेडी ऐसी घर के अंदर मौजूद है, वो बच्चों को डेली करवानी चाहिए। अच्छा, हमारे एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि सुबह उठते साथ ही हम ब्रश कर रहे होते हैं। ये भी बड़ी, देखें आप पूरे सुबह जब आप उठते हैं ना तो सलाइवा आपके ये पूरे माउथ में इकट्ठा होता है, उस सलाइवा भी एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक का काम करता है, अल्लाह का निज़ाम है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम उठते साथ ही वो केमिकल वाला ब्रश करते हैं पेस्ट के साथ, तो उसमें हमारे गम्स और वीक हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 2 सूरतें होती हैं। अगर तो आपने लेट नाइट ब्रश कर लिया है एंड पे, तो फिर तो सुबह करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जब ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के आधे घंटे के बाद आप कोई भी मंजन अगर आपके पास अवेलेबल है घर पे, या कोई पेस्ट है, हर्बल पेस्ट है, तो वो आप कर लें, आपके दांत ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो बताएं कि हिकमत में इसका ऑल्टरनेटिव क्या है टूथपेस्ट और माउथ वॉश का? जी नहीं, टूथपेस्ट का जो अल्टरनेटिव है वो तो ये मंजन है। आपको पता है ये टूथपेस्ट तो अब आए हैं, पहले वक्तों में हमारे जो अबाउदाद, हमारे बड़े लोग थे वो मंजन करते थे। या दूसरे नंबर पे वो जब घर से उठ के जाते थे, घरों के बाहर दरख्त होता था, तो जो भी दरख्त है, कीकर का दरख्त है, नीम का दरख्त है, या फुलाई का दरख्त है, उसकी लकड़ी काट के और उसको थोड़ा सा च्यू करते थे दांतों से। उसके कड़वेपन की वजह से भी उस दांतों के अंदर जो बादीपन है, जो जिसको आप कह लें कि स्वेलिंग है, वो उतर जाती थी। और उसके बाद मसवाक करते थे, और मसवाक 99 बीमारियों में शिफा है मसवाक में। और मसवाक करने से सिर्फ दांतों के मामले हल नहीं होते, लॉस ऑफ मेमोरी और डायमेंशिया जैसे मूजी अमराज में भी रिसर्च ने साबित किया है कि मसवाक जब आप करते हैं और उसको चबा के जब आप बार बार दांतों के साथ करते हैं, तो उस चबाने की वजह से हमारे कुछ ऐसे ब्रेन के सेल्स हैं जो डेड होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है। तो वो कोई ख़ास किस्म की मसवाक होती है, कोई भी ले सकते हैं आप? नहीं, 4-5 किस्म की कॉमन मसवाकें होती हैं जो हमारे यहाँ चल रही हैं, लेकिन जो कीकर की मसवाक है और जैतून की मसवाक है और नीम की मसवाक है, ये 3-4 मसवाकें कॉमन हैं जो हमें ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हैं या ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है। बाकी हर लकड़ी की मसवाक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं दरख्त की जिसके अंदर पॉइजन भी होता है, टॉक्सिन भी होता है। तो लेकिन जो ये कॉमन मसवाकें हैं वो 3-4 यही। अच्छा, माउथ वॉश जो है उसका अल्टरनेटिव मैंने आपको ये बताया है बाऊ रंग। इसके आपने गरारे करने, ये हर्बल है, ऑर्गेनिक है। देखिए आजकल सिंथेटिक चीज़ें माउथ के वाले से नुकसान भी दे देती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ लोगों को स्टोमाटाइटिस के इश्यूज हैं, छाले निकल आते हैं, फंगस है, एसिडिटी की वजह से ज़बान वाइट हुई होती है। तो उस सूरत में जब आप केमिकल वाली कोई चीज़ यूज़ करते हैं
तो वो एक फ़ायदा तो आपको इमीडिएट मिल जाएगा, लेकिन कई नुकसान भी वो कर सकता है आपकी बॉडी में। तो हमें हमेशा माउथ के वाले से, ज़बान के वाले से और ये पूरे गम्स के वाले से वो कुदरती चीज़, ये नेचुरल जो है ना माउथ वाश है, और ये इतना रिजल्ट ओरिएंटेड है कि मैं ये कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में लोग इसके ट्रायल करें, चूँकि कॉमन डिजीज़ है दांतों की। दांतों में अब देखें ना, कई बार हम खाने ऐसे खाते हैं कि वो खानों की वजह से छोटा सा भी उसका पार्टिकल्स डिपॉजिट होता है जब, तो हमें वहाँ स्वेलिंग हो जाती है और अगला खाना हमसे खाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी हालत में हम लोग वो टूथपिक के जरिए उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ और इन्फेक्शन हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, कॉलर है उनका सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। ड्रॉप हो गया, चलें आप कंटिन्यू करें। तो ये जो बाऊ बड़ंग आम इंग्रेडिएंट्स है, नहायत सस्ता है, इसका तजर्बा तमाम लोगों को तकलीफ़ की हालत में करना चाहिए, और जब एक दो बार इस्तेमाल करेंगे तो उनका एतमाद डेवलप होगा। और ये हमारे घर की वो ज़रूरत है कि जब मैं ये चाहता हूँ कि लोग घरों के अंदर हमारे मतलब जो मुस्तनद अतिबा हैं, जब वो कुछ चीज़ बताते हैं तो वो अपने घरों के अंदर वो चीज़ लेके रख लें, और जब ज़रूरत पड़े, जब कभी बच्चे को, बड़े को, किसी को तकलीफ़ में देखें या किसी अजीज़ कारब को, तो उसको ये रिकमेंड करें। तो ये चीज़ हमारे लिए भी सदका जारी है और उनके लिए खैर का बायस होगी। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि आपने आकर जिक्र किया छाले बन जाते हैं मुंह में और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी देते हैं और वो काफ़ी टाइम तक रहते हैं, तो उसके लिए फिर हम जाके कोई बाज़ार से एक दो जेल्स है, मैं नाम नहीं लूँगी, वो हमने रखी हुई हैं जो कि हम उमूमन यूज़ करते हैं, लेकिन उससे भी आराम नहीं आता इतनी जल्दी। तो ऐसे कोई नुस्खे हैं जिससे अगर किसी के मुंह में छाले हैं तो वो जल्द से जल्द हल हो जाए? जी बिल्कुल, मैं मुंह के छालों के लिए आज एक ऐसा ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स आपको बताने लगा हूँ। हमारे तिब के अंदर एक दवाई है तबाशीर, और ये इंग्रेडिएंट्स है बिल्कुल बारीक बारीक वाइट और येलिश किस्म के ना होते हैं, जैसे वो कूदा मिश्री होती है ना, ये तो बड़े साइज़ की है ना, वो छोटे छोटे साइज़ के दाने होते हैं तबाशीर के। और दूसरे नंबर पे एक चटांक आप तबाशीर ले लें और उसमें 2 तोला आप छोटी इलायची वो ले लें, और आधी चटांक जो है ना आप ये धनिया जो होता है ये लेके इसको आप बिल्कुल पाउडर बना लें। और आप यकीन कीजिए, जिन लोगों को फंगस है या स्टोमाटाइटिस है या छाले हैं, उनको आधा चम्मच सुबह शाम देना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों के बाद उनके मुंह के छाले, या बाद लोग थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लेते हैं या ज़रा सी चाय पी लेंगे या कोई थोड़ी सी भी गर्म चीज़ खाते हैं, उनकी बॉडी का मिजाज गर्म खुश्क होता है और एसिडिक होता है, पीएच उनकी एसिडिक होती है, तो फौरी तौर पे मुंह में छाला निकल आता है। तो उनके लिए ये नुस्खा तबाशीर, धनिया और छोटी इलायची तेरे बहदफ है, तो वो आधा चम्मच लें, ये मामला हल हो जाएगा। ठीक है, तो दांतों की सेहत के हवाले से हम बात कर रहे थे कि दांतों की जो मुख्तलिफ बीमारियां तिब में उनका इलाज क्या है। मेरे साथ हकीम अताउर रहमान साहब मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा फिटनेस के हवाले से बात कर लेते हैं। और आज का हमारा सेगमेंट ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो फिटनेस शुरू तो करना चाहते हैं मगर एक सिंपल से क्वेश्चन पर आकर रुक जाते हैं कि कार्डियो करें या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। कुछ लोग कहते हैं कि बस रोज़ भागे, पसीना बहाएं, आप फिट हो जाएंगे, जबकि कुछ का मानना है कि जब तक वज़न नहीं उठाएंगे मसल्स मजबूत नहीं होंगे। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। अच्छा उज़ैर, सबसे पहले बताएं कि कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये क्या होता है और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? अच्छा बेली, दोनों ही बेसिकली हमारे जो एक्सरसाइज के मोड होते हैं। कार्डियो में नॉर्मली यू गो विद लाइक ट्रेडमिल आप करते हैं, कुछ बॉडी वेट मूवमेंट होती हैं वो भी कार्डियो में शामिल होती हैं, रनिंग आप करते हैं, जॉग करते हैं, सब कार्डियो में शामिल कंसिडर होती हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑफ कोर्स जिसमें डिस्टेंस ट्रेनिंग होती है, इसमें आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, ये स्ट्रेंथ के उसमें आती है। अब अक्सर लोगों का कोई सवाल ये होता है कि हम ज़्यादा कार्डियो करें या वेट ट्रेनिंग पे फोकस करें या इनकी क्या मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन रखें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गोल कि आपका गोल क्या है। इफ़ यू कमिंग अप विद द गोल कि जी मेरा गोल इस वक्त फैट लॉस और बॉडी टोनिंग है, तो उसमें द बेस्ट फार्मूला है वो ये है कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन रखें। सर्टन अमाउंट जो है वो आपकी कार्डियो की भी होनी चाहिए वर्कआउट में एज अ पार्ट ऑफ रूटीन, और उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। 60-40 70-30 की रेशियो चलती है। इसमें 70% आप अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं और 30% आप कार्डियो पे फोकस करते हैं। ठीक है। दोनों के अपने अपने बेनिफिट और अपने अपने फ़ायदे हैं, बट अल्टीमेटली
किसी भी ट्रेनर से आप पूछेंगे, जो वाइज आपको मशवरा देगा वो यही कहेगा कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बिकॉज अल्टीमेटली दैट लीड्स टू लॉन्जिविटी। और उसके अलावा बेसिकली आपको मेटाबॉलिज्म में अगर आपने वेट लॉस करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग जिम के लिए करते हैं, द बॉडी शेप। तो अगर आपको अच्छी बॉडी शेप चाहिए और आप समझते हैं कि आपकी बॉडी कटोरिंग और कटिंग अच्छी नज़र आए, तो उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही रिकमेंडेड है। ठीक है, तो जो बिगनर है जिसने अभी स्टार्ट किया है वो कैसे कर सकता है ये? उसके लिए क्या टिप्स होनी चाहिए, क्या चीज़ है, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं? देखिए, बिगनर्स तो पहले जो भी जा रहा है वो तो, अगर वो जिम फर्स्ट टाइम लाइफ में जा रहा है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले वो अंडरस्टैंडिंग करे, कि वो मशीन्स की अंडरस्टैंडिंग करे कि कौन सी मशीन किस मसल पार्ट के लिए यूज़ होती है, वेरी इंपॉर्टेंटली। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, मशवरा देता हूँ कि कभी भी सुपरविजन के बगैर आप वर्कआउट ना करें अगर आप बिगनर हैं। अच्छा। स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में वेट इन्वॉल्व है। आपने वेट को एक सर्टन एंगल से लिफ्ट करना है, उसकी सर्टन फॉर्म है, उसकी पोजिशनिंग है। अगर आप किसी गाइडेंस के बगैर करेंगे, ऑफ कोर्स वेरी इजीली आप इंजरी को एक्सेप्ट कर लेंगे, और आपकी बॉडी में अगेन आपकी बॉडी फिर एक उसमें चली जाएगी रिहैब फेज में, और आपको रिकवर करके वापस आना पड़ेगा। तो बेहतर तरीका ये है कि आप सबसे पहले गाइडेंस लें कि मुझे कौन सी मशीनरी यूज़ करनी है, कितने मसल पार्ट एक दिन में ट्रेन करने हैं, किस मसल पार्ट को पहले करना है, किसको बाद में करना है, कितना ड्यूरेशन देना है, कितनी रेपिटेशंस हैं, कितने सेट हैं। तो ये सब मैकेनिज्म है, एक साइंस है पूरी। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अगर किसी की एज ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए क्या कार्डियो ज़्यादा बेहतर है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? ऑफ कोर्स एंटी एजिंग के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। एक्चुअली वो बहुत हेल्प आउट करती है। अगर लेट 30s में जाके या अर्ली 40s में जाके भी अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को शुरू करते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड एंटी एजिंग टूल इटसेल्फ। ठीक है। कार्डियो तो आपका बेसिकली जितना एक्सेस कार्डियो करेंगे आपका उतना मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। एक्सेस कार्डियो करते हैं तो मसल लॉस तो हमने करना नहीं, हमारा मकसद तो है फैट लॉस। मसल को तो हमने रिटेन करना है, बिकॉज मसल ही हमारी ज़िंदगी का प्राइमरी फोकस है कि जितना बॉडी में मसल अच्छा होगा, मसल मास अच्छा होगा, उतनी हमारी लॉन्जिविटी बढ़ेगी और हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि या कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करते हैं उसके बगैर घर में कर सकता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? अच्छा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए बेसिकली देखें, अगर आपके पास छोटे मोटे देखें वेट्स जब तक नहीं होंगे तो आप ऑफ कोर्स घर में नहीं कर पाते। घर में आप प्राइमरली बॉडी वेट ट्रेनिंग, कार्डियो बेस्ड ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग थोड़ी बहुत कर सकते हैं, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिकली आप घर में इसलिए नहीं कर सकते अगर तो आपके पास है, इफ़ यू हैव अ डंबल्स। अगर तो आप डंबल्स ले आते हैं, वो उसी की बेस पे अगर आप कर लेते हैं वो आपकी हो सकती है। ठीक है। क्योंकि घर में ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी मशीनरी का होना मुमकिन नहीं होता। जिम एक पर्पस के लिए बनाया गया, तो उस पर्पस के लिए उसको आप ये तो नहीं कहते कि हॉस्पिटल घर आ जाए। तो आप घर पे मैक्सिमम ड्रिप लगवा सकते हैं या इंजेक्शन लगवा सकते हैं, बाकी सामान के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो जिम भी ऐसे ही है बेसिकली, थोड़े मोटे इक्विपमेंट आप रख के आप उसको डिवाइस कर सकते हैं। अच्छा ट्रेनर अगर आपके पास है तो वो आपको एक सिस्टम बना देगा, बट अगेन वो फैसिलिटी घर पे नहीं हो सकती जो आपको जिम में मिले। मतलब डाइट पे फोकस करें। अच्छा उज़ैर, हमें थोड़ी एक्सरसाइज, अगर बात बेली फैट से स्टार्ट हो गई है तो उसी के लिए थोड़ी सी हम एक्सरसाइज करके भी दिखा दें जो हम घर पे कर सकते हैं। बेली फैट के लिए देयर आर लॉट ऑफ वर्कआउट। देखिए, मैं एक चीज़ मैं दोबारा से बता देता हूँ कि हमारा जो बेली फैट का ताल्लुक होता है ना, वो खाने पे डिपेंड करता है और नॉर्मली डिपेंड करता है कि हम कितनी अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं। लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा क्रंचेस लगाने से, ज़्यादा बेली का वर्कआउट करने से हमारे सिक्स पैक क्लियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सो हमें अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, टोनिंग पे फोकस करना चाहिए, वेट लिफ्टिंग फोकस करना चाहिए। पर वो खवातीन या जो हजरात घर पे होते हैं और उनको चाहिए कि जी हम थोड़ा बहुत वर्कआउट करें जिससे हमारी टमी जो है उसका फैट थोड़ा कम हो जाए, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने करनी है कि थोड़े बहुत आपने स्ट्रेचेस से स्टार्ट करना है। स्ट्रेचेस में इसमें आर्म रोटेशंस भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, क्लॉकवाइज 10 दफ़ा और एंटी क्लॉकवाइज 10 दफ़ा। वार्म अप आपका बहुत ज़रूरी है। कोई भी वर्कआउट आप कर रहे हैं उसका वार्म अप आपने लाजमी करना है। उसके बाद आपने हल्के फुल्के स्ट्रेचेस करने हैं। पहले ये स्ट्रेच आप करें, इसमें आपने ऑल द वे टो को टच करना है, ठीक है ना। इसमें आपकी फ्लैक्सिबिलिटी और मोबिलिटी भी जज हो रही होती है। और अगर आप पहले दिन नहीं पहुंच पाते तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है आपने। होता है पहले दिन आप यहाँ तक आएँ, फिर आप यहाँ तक आएँ और फिर आप यहाँ तक पहुँचें। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके ये मसल जो हैं वो कितने लूज हैं। कि जितने टाइट होंगे आपका हैमस्ट्रिंग और आपका ग्लूट्स, तो डेफिनेटली आपको इस पोजीशन में जाने में मसला होगा। बट इसको ऑफ कोर्स लूज करने के लिए आपको डेली फ्लैक्सिबिलिटी और मोबिलिटी मूव करने पड़ेंगे। सेकेंडली हम टो टच करते हैं, ये भी बेसिकली बैली के लिए अच्छा वर्कआउट है। साइड हैंडल्स आपके बड़े कम करता है। इसमें आपने इस पोजीशन में आना है और ये पोजीशन करना है। इसके रेपिटेशंस जो हैं वो 15 से 20 करें, इवन अगर आप बिगिनर्स भी हैं, और इसको बढ़ा भी सकते हैं। और इसके सेट्स जो हैं वो कम से कम 3 से 4 आपने करने। दिस इज़ अगेन वेरी गुड वर्कआउट।
फिर नॉर्मली लोगों को ये साइड्स का मसला होता है, ख़वातीन को मसला होता है कि साइड्स बहुत बड़ी होती हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल मूव है, कुछ नहीं, खड़े खड़े आपने सिर्फ पंचेस करने, पंच मूव बनाना है आपने ये, और आपने ये करना सिंपल, ये अक्रॉस जाना बिल्कुल ये। लेकिन मूवमेंट ऐसी हो कि आपका ये डायगोनल मूवमेंट होनी चाहिए और आपके ओब्लिक्स एंगेज होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप 20-20 करके इसके भी 3 राउंड कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में पंचिंग बैग है तो फिर तो अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, पर अगर नहीं है तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने डायनामिक किक्स करनी होती हैं। इसका सिंपल सा रूल है, अपने हाथ ऊपर रखें आप और ऑल्टरनेट नी को टच करना है, टैप करना है और उसके डायगोनल हाथ के साथ, मतलब ये मूवमेंट होगी आपकी ये, ठीक है। और ये कितनी बार करना है? इसकी रेपिटेशंस भी आपने 10 टाइम्स ईच साइड रखें और उसको कोशिश करें कि आप इसके 3 to 4 सेट्स करें, ठीक है, सबसे बेस्ट है ये, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारे अगेन मैंने कई दफ़ा गाइड किया है, हमारे यहाँ माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट फॉर द कार्डियो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड फॉर द वेट लॉस। सो माउंटेन क्लाइंबर्स के लिए ये पोजीशन आपकी होगी और इसमें आपने ये करना है, ये आपका हाथ जो है बिल्कुल शोल्डर के नीचे आना चाहिए, पाम जो है आपका, और ये मूवमेंट आपकी ये। अब जो बिगनर्स करते हैं नॉर्मली उनको प्रॉब्लम होती है कि अपना वेट कैरी नहीं कर पाते और उनका सांस बहुत जल्दी फूलता है। सो इसमें शुरू में रेपिटेशंस आप बेशक 10-10 से स्टार्ट कर लें, उसके बाद आप इसको 15 पे ले जाएं, 20 पे ले जाएं, ये आपकी चॉइस है। सेट आपने वही करने 3 से 4, ठीक है। उसके बाद एक और मूवमेंट है जो आप अगेन स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं। स्टैंडिंग लेग रेजेस हैं, साइड वेज और फ्रंट वेज दोनों करनी है। तो आप अगर स्टैंडिंग में कहेंगे तो इसको ऐसे करें, सिंपल। ये वो सिंपल वर्कआउट्स हैं, मतलब एनीबॉडी कैन परफॉर्म एनीवेयर। इसके लिए कोई आपको गैजेट नहीं चाहिए, कोई आपको स्पेस एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, और फिर इस तरह आपने साइड वेज यहाँ पे करना है, ठीक है। और इसी मूवमेंट को आपने किसी चीज को होल्ड करके, पिलर को, दरवाजे को, तो बैकवर्ड भी कर सकते हो, वो आपके ग्लूट्स को हिट करेगा, ठीक है। ये वाली मूवमेंट है वो। अगेन रेपिटेशंस 10 ईच साइड एंड 3 to 4 सेट्स सबसे बेस्ट है। एक और चीज जो मैं हमेशा आपको बोलूंगा वो आपको करनी चाहिए, दैट इज लाइक हिप ब्रिजेस। मैंने लास्ट टाइम शायद बताया था कि वो लोअर बैक के लिए और कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। सो हिप ब्रिजेस परफॉर्म करने के लिए सिंपल क्राइटेरिया ये कि गेट इनटू अ मैट पोजीशन, ठीक है, और आपने इस तरह लेट के हिप को रेस करना है अपने, और 1 2 3 होल्ड करके वापस आना नीचे। तो ये आपकी पोजीशन है। इसकी भी रेपिटेशंस आपने एग्जैक्टली वही 10 से 15 तक ले जाएं और 3 to 4 सेट्स, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि एक तो सही तरीका क्या है स्क्वाट्स करने का? ओके, देखिए स्क्वाट्स में सबसे ज़्यादा लोगों को स्ट्रगलिंग होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम जब देखते हैं वीडियो या कोई ट्यूटोरियल तो उसमें बताया जाता है कि आप स्क्वाट्स कर रहे हैं तो आपका जो नी है इट शुडंट बी गोइंग अवे योर टो, मतलब ऐसे आना चाहिए। तो ये एक्चुअली सही पोजीशन होती है। अब कुछ लोगों का जो ये नी है ये आगे जा रहा होता है ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, इसको कंट्रोल करने के लिए बेहतर तरीका ये है कि आप जब स्क्वाट्स करें तो किसी वॉल का सहारा ले लें, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं वॉल स्क्वाट्स। उसमें आपकी बैक भी स्ट्रेट होगी, आपका हिप भी वॉल से लगा होगा। मेक श्योर कि आपकी बैक और हिप जब वॉल से लगे हों तो आपको ये चीज़ नीचे करने में आसानी होगी और आपको अपनी पोजीशनिंग करने में आसानी होगी। हमने वेट जो अपना कैरी करना है वो यहाँ पे इस पे रखना होता है, इसको लिफ्ट नहीं करना आपने, ठीक है। आपका वेट जो है वो आपकी हील पे आ रहा हो और आपका हिप को पीछे पुश करना है, ये पोजीशन है। अब यहाँ पे कोई चीज़ आप होल्ड भी कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ बॉल, कोई वाटर बॉटल, कोई बैंड्स, कोई भी चीज़ जिससे आपकी थोड़ी ग्रिप अच्छी हो जाए, ठीक है। सो ये पोजीशन भी ठीक है, ये पोजीशन भी ठीक है। और अगर आप आपस में 2 फ्रेंड्स कर रहे हैं या कपल कर रहा है तो वो दूसरे का हाथ पकड़ के भी कर सकते हैं। एक कॉलर है, उनका सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वकास, सवाल करना साहब थी कि मेरी एज 55 और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में करता हूँ लेकिन साइज मेरा इंक्रीज नहीं हो रहा, थोड़ी सी डाइट बता दें। ठीक है। साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, इनका मतलब मसल मास नहीं बढ़ रहा। अच्छा, इसमें बेसिकली विकास आपने 2 चीज़ें देखनी है। एक तो वेट प्रोग्रेशन देखनी है, ठीक है, कि आप किस हिसाब से वेट बढ़ा रहे हैं ड्यूरिंग द वर्क। अगर आप ऑफ कोर्स आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तभी आप मसल गेन की बात कर रहे हैं, तो आपने अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरफ काम करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है कि आप सेट बाय सेट अपना वेट कितना इंक्रीज कर रहे हैं, ये सबसे प्राइम फैक्टर होता है। उसके बाद डाइट, अब आपका प्रोटीन इंटेक कैसा है। अगर आपका प्रोटीन इंटेक ड्रॉप कर रहा है या जो रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक नहीं ले रहे, जो आपके BMR में आता है, तो वो अपना बेहतर करें। ये 2 फैक्टर होते हैं नॉर्मली।
और तीसरा फैक्टर जो हो सकता है वो प्लेटू सिचुएशन होती है कि अगर आप एक वर्कआउट कॉन्स्टेंटली कर रहे हो तो वो बॉडी थोड़ी बोर हो जाती है उससे, तो रिजल्ट्स आना खत्म हो जाते हैं। एक ये सिचुएशन आती है, जो भी लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं इस चीज़ को जानते हैं कि एक प्लेटू मूव आता है, सिचुएशन आती है, वहाँ पे आपका साइज नहीं बढ़ता। आप जाते हैं मसल पे वर्कआउट करते हैं, थकते जरूर हैं, कैलोरी बर्न होती है, लेकिन आपको इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती अपने मसल गेन के अंदर। तो वहाँ पे आपको अपनी रिजीम थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। वर्कआउट की रूटीन को थोड़ा सा फाइन ट्यून करें। किसी भी ट्रेनर जो भी आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसको बोलें जी आपका प्लान थोड़ा चेंज करें, उसमें कुछ नए वर्कआउट्स को ऐड करें, कुछ आपके प्रोग्रामिंग को चेंज करें, कुछ फंक्शनल मूव को ऐड करें। दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क। सो ये फिर आपको डेफिनेटली प्रोग्रेस नजर आएगी विद इन 3 to 6 वीक के बाद। ठीक है, और डाइट में भी कुछ चीजें ऐड कर लें इसमें। डाइट में ऑफ कोर्स आपकी प्रोटीन लैक कर रही है, इसलिए मसल गेन में आपको सिग्निफिकेंट नजर नहीं आ रहा चेंज। ठीक है, तो हम अपनी फिजिकल जो फिटनेस है उस हवाले से बात कर रहे थे, कार्डियो पे बात किया, कार्डियो ट्रेनिंग क्या होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है, उस पर भी बात किया, और एक्सरसाइजेस बताई हैं जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद थे उज़ैर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट कल्चर पे, कॉर्पोरेट दुनिया की, जो कि बज़ाहिर बहुत सादा लगती है, मगर इसके अंदर कामयाबी के उसूल इतने सीधे नहीं होते जितने हम समझते हैं। अक्सर लोग चंद गलत फहमियों या आदतों की वजह से अपनी मेहनत के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते। कभी सिर्फ हार्डवर्क पर इन्हिसार, तो कभी सीखने का अमल रोक देना, या कभी गलत रवैये अपनाना, ये सब चीज़ें कैरियर को आहिस्ता आहिस्ता मुतासर करती हैं। तो आज हम इन्हीं गलतियों पर बात करेंगे जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं, ताकि आप बेहतर फैसले कर सकें और अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी को सही समत में ले जा सकें। मेरे साथ मौजूद है कॉर्पोरेट ट्रेनर अहमद फवाद। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अहमद, सबसे पहले तो बताएं कि सिर्फ हार्डवर्क काफ़ी है? नो देखें, ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि अमूमन लोग कहते हैं कि हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस। अच्छा, हार्डवर्क की अगर मैं डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपेंड करूँ फिर शायद काफ़ी हो। हार्डवर्क डजंट एसेंशियली मीन्स कि आप सिर्फ अपना ही काम कर रहे हैं और उसके ऊपर पूरी मेहनत कर रहे हैं। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ हार्डवर्क। सेकेंड पार्ट इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द कल्चर, कि वहाँ पर व्हाट वर्क्स वेयर, आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी, कितना आपको डिग डाउन करना है। अब देखें, मोस्टली जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं दे बिकम परफेक्शनिस्ट। अच्छा, परफेक्शनिस्ट का प्रॉब्लम ये होता है, प्लस तो बहुत बड़ा है कि वो परफेक्शनिस्ट हैं, उनको पूरी चीज़ का अंदाज़ा होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि वो एग्जीक्यूट करने में इतना लेट कर देते हैं कि अगर नॉर्मल एक आदमी विद लिमिटेड इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज एग्जीक्यूट करना चाहे तो वो उनसे आगे निकल जाता है, बिकॉज एग्जीक्यूशन इज़ व्हाट मैटर्स इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। वो एक बहुत बड़ी मशहूर कोटेशन है कि इफ़ यू हैव 70% ऑफ द नॉलेज एंड रिसोर्सेज यू मस्ट एग्जीक्यूट इट, क्योंकि रिमेनिंग 30% को आप कैलकुलेट करते हुए 70% वाला टाइम लगा देते हैं और एग्जीक्यूशन वाला निकाल बैठते हैं। सो हार्ड वर्क इन सिंगल डायमेंशन इज़ नॉट हार्ड वर्क इन मल्टी डायमेंशंस, yes, that works very well, जिसको अब लोग स्मार्ट वर्क भी कहते हैं। So if you are doing a smart work along with the hard work, that works very well for you. अच्छा, ये बताएं कि क्या पॉलिटिक्स करने से प्रमोशन मिलती है? क्योंकि हम देखते हैं समटाइम्स देयर आर पीपल हु आर वेरी टॉक्सिक एंड दे आर यू नो, वो बहुत एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, एंड द पीपल बिलो देम जो जूनियर्स हैं दे कीप चेंजिंग, लेकिन वो ऊपर वाला बंदा सेम रहता है। तो व्हाट इज़ द रूट कॉज? तो प्रॉब्लम किस में हुई? ये आपने बहुत डायरेक्ट इमीडिएट क्वेश्चन कर लिया है। अच्छा, वो मतलब आई वाज टू ब्लंट? नहीं, यू आर ऑन स्पॉट, नॉट ब्लंट, ऑन स्पॉट आई मस्ट से। अच्छा, इसमें जो इसको अगर मैं प्रॉब्लम कहूँ ना किसी तरह का यहाँ पर आता है, तो पॉलिटिक्स रॉन्ग हमेशा नहीं होती। लफ्ज़ की कॉन्नोटेशन ज़रा गलत है, लेकिन हमेशा गलत नहीं होती। राइट पर्सन शुड लर्न टू हैव सम पॉलिटिक्स ना। आपको सही लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ मिलना, और अगर एक प्रेशर बिल्ड करना है नेगेटिव आदमी के ऊपर तो वाई नॉट। अगर वो एक ग्रुप के शक्ल में आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहा है तो यू शुड लर्न टू डू दैट। अगर आपका वो फोर्टे नहीं है तो यू मस्ट नो दैट कि किस तरह से करना है। लेकिन समटाइम्स कुछ टॉक्सिक लफ्ज़ जैसे आपने इस्तेमाल किया, कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि कल्चर मेक श्योर दैट अ सक्सेसफुल पर्सन, दैट अ पॉजिटिव पर्सन फेल्स। वहाँ पर ये जो आप जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, देखिए, अगर आपको ये लगता है कि आप एक ऐसे कल्चर में जा चुके हैं, पुट योर बेस्ट एफर्ट्स। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक जगह पर अगर काम कर रही हैं ना नूर, इट इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी नाउ।
सही है, पहले होता था कि मतलब मेरे अब्बू ने एक बैंक से जब छोड़ा तो वो ही वर्क फॉर अबाउट 35 ईयर्स, तो अब ये कल्चर नहीं है। अब यू आर वर्किंग देयर फॉर अबाउट 3 to 5 ईयर्स और 8 ईयर्स एंड देन यू मूव ऑन। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी आदतें ख़राब ना हो। मेरा इसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस होता है। यू इफ़ यू डेवलप बैड हैबिट्स इन अ टॉक्सिक कल्चर तो यू बिकम अ बैड प्रोफेशनल। फिर आप जब किसी अच्छी जगह पर जाएंगे तो आप एक टॉक्सिक प्रोफेशनल के तौर पे जाएंगे, क्योंकि आपको कल्चर को करेंगे पुराने ऑफिस से अपना नए ऑफिस में साथ। तो व्हाट यू मस्ट डू इज हैव योर गुड हैबिट्स विद यू, अंडरस्टैंड देम। आपको टॉक्सिक कल्चर का बड़ा जल्दी अंदाजा हो जाता है। व्हाट यू मस्ट डू इज सिट विद योरसेल्फ अलोन, राइट डाउन दोज पॉजिटिव थिंग्स दैट हैव ब्रॉट यू टू दैट प्लेस, कि आपने अच्छी स्किल्स थी तो वो लेके आए ना। अब अगर आपको लग रहा है कि इन 10 में से 4 भी मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, तो अपनी हैबिट्स वो रखें, एफर्ट करते रहें आगे निकलने की और उस काम को बेहतर करने की। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पूरा कल्चर ही उसको उन डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने में रेजिस्टेंट है और अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो अपनी जान मारते रहें, लेकिन फिर अपनी जान 60% यहाँ मारे, 40% देखें कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कहाँ के पे आपकी जो है ना वो जगह निकलती है किसी बेहतर कल्चर में। बैकअप अपना तलाश करते रहें। यस, और स्टार्ट कर दें। यू मस्ट नो कि यू कैन नॉट फाइट विद द सिस्टम। देखिए हमारे यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो फाइट करते करते बेचारे फिर अपनी ही टांगे कटवा बैठते हैं और वो फिर इस काबिल नहीं रहते कि अच्छे कल्चर में जा सके। सो हैव योर ओन डेडलाइन कि यार मुझे इस डेट तक इसको कंक्लूड करना है, तब तक मुझे एफर्ट करना है, अपनी कोई बैड हैबिट डेवलप नहीं करना। तो यू डू दैट। अच्छा, तो ये जो एक कल्चर था जो कि ऑब्वियसली हमारी जनरेशन इससे एग्री नहीं करती, हमसे पहले वाले लोग हर टाइम वो एक वर्ड है, आई डोंट नो इफ आई शुड यूज इट और नॉट, टीसी करना। बॉस किया उनसे जो ऊपर है बस उसकी टीसी करते रहना, ऑफिस में जाके बताते रहना ये हो रहा है वो हो रहा है, और अपने डिपार्टमेंट की उनको इतनी खबर नहीं है, उस पर फोकस नहीं करना, साथ वाले डिपार्टमेंट की चीज़ें उठा के बताते रहना। तो आजकल भी क्या ये कल्चर है कि अगर आप चाहते हो कि आपसे ऊपर है जो आपका बॉस है उसको खुश करना है तो आपने इस तरह की चीज़ें करनी है, क्या यही तरक्की का रास्ता है? अच्छा, ये कई लोगों का है, जैसे आपने कहा कि अब बिजनेस डायनामिक्स क्योंकि चेंज हो चुकी हैं, तो अब दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू ग्रो। लेकिन कई जगहों पर चलता है और बहुत अच्छा चलता है। ये ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ उस एम्प्लॉई को जो कि खुश करना जानता है आपको, उससे ज़्यादा उसकी गलत हैबिट है जो तारीफ़ सुनता है। आई रिमेंबर, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने एक हमारे सीनियर थे उनसे पूछा था कि आपको कैसा लगता है जब कोई आपकी वो तारीफ़ करता है जो आप में चीज़ ही मौजूद नहीं है। वो कहता है कि आप इसको वो मैंने एक साहब थे हमारे, मकड़ा और मक्खी अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है, मैं उनको बुला के पढ़ाई कि जो मकड़ा है ना, मक्खी को खाने के लिए उसकी सफाई की तारीफ़ें करता है। आप वो नज़्म अगर पढ़े ना, तो अब मक्खी जो कि बैठती ही गन पर है, मकड़ा उसको फंसाने के लिए क्या कर रहा है, उसकी सफाई की तारीफ़ें कर रहा है। तो जब वो तारीफ़ों में फंस जाती है तो वो खा जाता है। तो वो बॉसेस जो तारीफ़ पसंद करते हैं वो असल में उस मकड़ी की मानिंद है, मक्खी की मानिंद है, जो कि अपने एक ऐसे एम्प्लॉई के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं तारीफ़ें सुन सुन के, और उनको पता नहीं चल रहा, वो समझ रहे हैं ये मेरे करीब है और ये मुझे वो बता रहा है जो कि मुझे देखना है। नो, यू हैव टू शट हिम डाउन कि आपको ये काम, आप अपने काम से काम रखें और जितना सा मैंने पूछा है आप उतना सा बताएं, एंड फिजिकली गो टू अदर कोलीग्स, अदर सबऑर्डिनेट्स एंड कोलीग्स एंड डिपार्टमेंट्स जिसके बारे में वो बात कर रहा है। बिकॉज जो शख्स आपको सिर्फ तारीफ़ें आपकी कर रहा है और आपको सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहा है, वो आपका दुश्मन है। रिमेंबर दैट, वो दोस्त नहीं है। सो कमिंग टू दैट क्वेश्चन, आपने कहा कि क्या डज इट वर्क? इट डज इन दैट वेरी टॉक्सिक एनवायरनमेंट जहाँ पे बॉस सिर्फ तारीफ़ें सुनना चाह रहा है। लेकिन अगर कोई हेल्दी एनवायरनमेंट है और कोई ऑब्वियसली अच्छा बॉस है तो वो तो अलाउ ही नहीं करेगा कि आप आके ऐसी बातें भी करो। देखें, अगर आप मेरी बॉस हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि सब अच्छा है और सब बुरा है और मैं सिर्फ अच्छा हूँ, और मैं जो बता रहा हूँ वही ठीक है, तो आपके पास एक वो रेड फ्लैग जो आप जेन ज़ी यूज़ करते, वो अलर्ट एक्टिव होना चाहिए कि भाई यू आर नॉट द ओनली गुड पर्सन इन द वर्ल्ड। तो मुझे जाके फिर देखना है कि क्या ये गड़बड़ वाकई मौजूद है या कि सिर्फ तुम्हें लग रही है। वैसे भी ना एक बहुत फेमस कोट है, आई डोंट रिमेंबर किसका है, कि अगर आप तारीफ से खुश होते हैं और अगर आप पे कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे और आप उससे ऑफेंड हो जाते हैं, आपको बुरा लगता है, तो आप वो गुलामी की, स्लेवरी की लास्ट स्टेज पे हो। और ये लोगों को समझ नहीं आती है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। देखें, दिस वर्क्स, 100 काम निकलते हैं खुशामद से जहाँ में, उसी में ही अल्लामा इकबाल कहते हैं, तो लोगों के काम निकलते हैं। इट वर्क्स वेरी वेल समटाइम्स। वही टॉक्सिक में बार बार जो आपका लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जेन जी ने खास तौर पे ये लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल किया, वो बिल्कुल ठीक, राइटली हाईलाइटेड। अगर एक बॉस सिर्फ खुशामद पर खुश हो रहा है और एम्प्लॉई उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, तो आई विल से कि वो एम्प्लॉई स्मार्ट है, ये बॉस गूफ है। तो ही मस्ट अंडरस्टैंड कि मेरे रास्ते ख़राब हो रहे हैं, हर वक्त हर चीज़ इतनी अच्छी नहीं होती, आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग। तो इट वर्क्स समटाइम्स, बट इन स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो पाकिस्तान में कुछ कंपनीज जो इलीट, कॉर्पोरेट इलीट है, जो जिसमें हमने काम भी किया, वो तमाम जगहों पर इट डजंट वर्क। यू मस्ट
अंडरस्टैंड द बिजनेस। उसमें आपको आई वुड से, मैं ये नहीं कहता कि आप गुलाम बन जाएं किसी के, लेकिन आपको अगर आपको जैसे अभी आप कर रही हैं मेहनत करना पड़ती है 8-8 घंटे 10 एंड आई गेस आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, यू हैव अ रिस्पांसिबिलिटी, यू हैव अ सर्टेन रोल एंड यू हैव टू फुलफिल दैट। एब्सोल्युटली। तो उसके लिए आपको अगर रातें भी जागना पड़ती हैं तो जागें, एफर्ट करें, जान मारें उसके लिए। तो दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन देन। व्हाट शुड बी द क्वेश्चन कि यहाँ पर लर्निंग और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, ये क्या शो करता है अबाउट माय रोल ब्रीफली। ऑफ कोर्स। तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको पता चलता है कि ये बंदा सीरियस है और ये सिर्फ उस काम पे नहीं करना चाह रहा जो कि जिस पे आएगा, ये एम्बिशियस है, ये आगे ग्रो करेगा। और ग्रो करने के लिए जो एम्बिशियस है ना, जो कंसर्न्ड है, वो बहुत मेहनत करता है। तो एवरीथिंग कैन बी रिटन ऑफ, हर चीज पुरानी हो सकती है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के पुराने नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। कॉर्पोरेट कल्चर के हवाले से हम बात कर रहे थे, आजकल क्या नया ट्रेंड चल रहा है उस पर बात किया है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क पे बात की है, प्रमोशन पे बात की है। मेरे साथ मौजूद है अहमद फवाद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने ड्रेस के साथ सही शूज़ और ज्वेलरी का इंतखाब करें ताकि आपका पूरा लुक कंप्लीट लगे और खूबसूरत लगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कपड़े तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हम उनको सही से एक्सेसराइज नहीं करते और सही शूज़ नहीं पहनते साथ, तो इसीलिए हम वो प्यारे नहीं लगते और हमारी लुक बड़ी इनकम्प्लीट सी लगती है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट हामिद सईद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हामिद साहब, सबसे पहले तो आज हम ड्रेसेस पे तो बात करते रहते हैं लेकिन मुझे लगता है शूज़ भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। Absolutely. तो आज हमें ज़रा थोड़ा सा बताएं कि सही शूज़ हम कैसे चूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक अच्छी आउटफिट को अगर आपने रूइन करना है तो रॉन्ग शूज़ पहन लीजिए। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आप सूट पहनते हैं, जैसे 2 पीस सूट है, अपनी शर्ट है, पैंट है, आपकी टाई है वगैरह, यू नो पेंट कोट जिसे कहते हैं। तो अगर आपने उसके साथ लोफर्स पहन लिए हैं या अगर आपने उसके साथ कोई ऐसे शूज़ पहन लिए हैं जो दे डोंट गो विद इट, तो इट्स नॉट गोना लुक दैट ग्रेट। तो उसके लिए जो ऑक्सफोर्ड के शूज़ हैं, जो तस्मे वाले शूज़ हैं, दे यू नो दैट दे हैव टू गो विद दैट। इसका डिसाइड कौन करता है कि कौन से शूज़ किसके साथ पहनने चाहिए। अब ये जो सूट है, मेन सूट की बात करते हैं, तो इसकी इन्वेंशन जो है वो तो वेस्ट से हुई है ना, इंग्लैंड वगैरह से हुई है सारा। तो वो डिसाइड किया करते हैं, जैसे GQ मैगज़ीन है, स्क्वायर मैगज़ीन है, उसके बाद इंग्लैंड के बेशुमार यू नो जो मैगज़ीन्स वगैरह हैं वो कंटिन्यूसली दे टॉक अबाउट दिस। तो वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने जो सूट डिज़ाइन किया है उसके साथ कौन से शूज़ जो है पहनने चाहिए। अच्छा, इसके साथ पाकिस्तान में ये है कि लोगों को इसका ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है और सूट वैसे भी बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई गारमेंट है जो आप पहन सकते हैं तो वो सूट है, यू नो, जिसे टाई वगैरह के साथ लगाते हैं, पावरफुल आउटफिट है। तो दिस डिमांड्स कि आपके पास पावर शूज़ होने चाहिए और पावर शूज़ हैं वो जो तस्मे वाले शूज़ हैं, ऑक्सफोर्ड के शूज़ हैं। अच्छा, पाकिस्तान में देखा है कि 70-80% लोग जो हैं इसको फॉलो नहीं करते। उसकी वजह ये नहीं है कि वो पहनना नहीं चाहते, एक्चुअली दे डोंट नो इट। तो जितने भी लोग मैं मिलता हूँ उनसे, मतलब यू नो आई डू अ लॉट ऑफ प्रेजेंटेशन, जैसे मैं पाकिस्तान सिविल सर्विस अकेडमी में हूँ, विजिटिंग फैकल्टी दी है, जजिंग करता हूँ, जुडिशल अकेडमी में हूँ। तो जब मैं शूज़ की बात करता हूँ कि ये शूज़ होने चाहिए, मोस्ट ऑफ देम वेयरिंग सूट्स एट दैट टाइम, तो मैं जब देखता हूँ तो उसमें से कम से कम 60-70% ने वो लोफर्स पहने होते हैं एंड दे लुक एट देयर शूज़, यू नो, एट दैट टाइम जो मैं बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक कि शूज़ जो हैं, इसी तरह जो आप शलवार कमीज़ पहनते हैं, अब शलवार कमीज़ के साथ अगर आप जॉगर्स पहन लेते हैं या शलवार कमीज़ के साथ अगर आप जो है वो तस्मे वाले शूज़ पहन लेते हैं तो ऑब्वियसली इट्स गोना लुक वेरी ऑड, ठीक है ना, वो इट्स नॉट गोना वर्क। तो उसके लिए अपोजिट है कि आपने क्या करना है कि आपने लोफर्स उसके साथ पहनने हैं, पेनी लोफर्स हैं। पेनी लोफर इज़ अ वेरी वेरी, जिसे कहते हैं ना, एक ऑथेंटिक किस्म के शूज़ हैं, दुनिया में चल रहे हैं बड़े सालों से, आई वुड से मे बी 100 years ओल्ड। तो अब पेनी लोफर्स में भी काफ़ी डिफरेंट वैराइटीज़ हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एम्बेलिशमेंट वाले शूज़ पहन लेते हैं, बहुत क्लिप ऑन वाले शूज़ पहन लेते हैं, तो अगेन यू नो द अटेंशन इज़ गोना गो टू योर शूज। तो शलवार कमीज़ में, शलवार कमीज़ की बात करते हैं, शलवार कमीज़ में जैसे मैंने कहा कि जॉगर्स जो हैं ऑब्वियसली दे गोना लुक वेरी हार्ड। अगर आप उसके तस्मे वाले शूज़ पहनेंगे वो भी देना गोना लुक दैट ग्रेट। तो उसमें लोफर्स पे आ जाइए और लोफर्स में भी, पेनी लोफर्स में भी आप ऐसे शूज़ मत पहने जो बहुत एम्बेलिशमेंट हुई हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, गुफ्तगू यहाँ होती है, गुफ्तगू शूज़ के साथ नहीं होती। ऑल्दो द पीपल से कि पहली नज़र शूज़ पे जाती है, मैं कहता हूँ अगर पहली नज़र शूज़ पे जाती है तो इसका मतलब है वो आपको निगलेक्ट किया जा रहा है, यू नो, एक्चुअली पहली नज़र तो आप पे जानी चाहिए ना। तो अगर आप ये शूज़ बहुत लाउड पहने हुए हैं, बहुत एम्बेलिशमेंट हुई है या उस पर यू नो कलर वाला ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली द अटेंशन इज़ गोना गो ओवर देयर।
तो आई वुड से कि उसमें लोफर्स जो हैं वो पेनी लोफर्स जो हैं वो जिसे कहते हैं कंसर्वेटिव किस्म के पेनी लोफर्स होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप एम्बेलिशमेंट बिल्कुल नहीं पहन सकते, एम्बेलिशमेंट पहन सकते हैं, जैसे जिसमें छोटा सा क्लिप ऑन वगैरह लगे होते हैं, वो बड़े अच्छे हैं अगर आपने किसी ड्रेसी इवेंट पे जाना है, जैसे शादी वादी पे जाना है। लेकिन अगर अपने प्रोफेशनल मीटिंग में जाना है तो आई वुड से कि उसमें आपने बिल्कुल ये ना गोना वेयर दैट। अच्छा, इसी तरह सैंडल्स हैं, सैंडल्स आर ए बिग नो नो फॉर मैन एंड वुमेन बोथ। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम क्या है सैंडल में? सैंडल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आपकी टोज़ नज़र आ रही है, ठीक है। जब आपकी टोज़ नज़र आती हैं तो इसके बाद अटेंशन टोज़ पे जाती है, और अगर आपने पेडिक्योर नहीं किया हुआ एंड ऑल दैट, यू नो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज देयर, और वैसे भी वो उसके साथ मैच नहीं करते। तो सैंडल तो टोटली आउट, जॉगर्स आर टोटली आउट। अगर जॉगर्स पहने तो ठीक है, अगर आपने जीन पहनी हुई है, अगर आप टी शर्ट पहनी है ना, ऑब्वियसली दे गो विद दैट। आपने ट्रैक सूट पहना हुआ है, आप जिम में जा रहे हैं, यू नो दैट्स द राइट शूज़ विद दैट। अब इमेजिन करें कि वहाँ आप जाते हैं, अगर वहाँ आपने लोफर्स वोर्स पहने हुए हैं तो बिलीव इट इट्स नॉट गोना वर्क, बल्कि कई जिम में वो तो अलाउ भी नहीं करेंगे। तो आई वुड से कि आपने देखना है कि ओकेजन क्या है, आपने ये देखना है कि आपने कौन सी आउटफिट पहनी हुई है। और ख़वातीन में ख़ास तौर पे यह है कि जब आप पहनती हैं शूज़ पहनती हैं तो इसमें कई ख़वातीन हैं वो हाई हील्स वगैरह पहन लेती हैं। आई मीन हाई हील्स लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड दे लुक वेरी नाइस, दे गिव यू नाइस लेग एंड एवरीथिंग। एक आपका एक यू नो एक जो प्रोफाइल बनता है बड़ा अच्छा बनता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि आप जो है वो सारा दिन आपने काम करना है तो आप थक जाएंगी, एंड समटाइम्स यू कांट इवन वॉक प्रॉपर्ली। राइट, वही ना, आप वॉकिंग प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है कि वो आवाज़ क्रिएट करती है ना, टेक 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 टेक। तो ऑब्वियसली दैट्स ए वेरी यू नो जिसे कहते हैं अनोइंग किस्म की वो आवाज़ है। तो आई वुड से कि उसमें अगर आपने पहनना है तो पंप्स जो है ना बड़े अच्छे हैं, यू नो दिस गिव्स यू, यू नो पंप्स में जो हील होती है वो यू नो इट्स नॉट दैट टॉल एंड बट स्टिल गिव यू अ नाइस प्रोफाइल एंड नाइस, यू नो अगर आपने ट्राउज़र पहना हुआ है तो यू नो दे लुक वेरी नाइस विद दैट। तो ख़वातीन में भी ये है कि अगर आपने जो है ना जैसे फ्लैट्स हैं, उसके बाद है डिफरेंट किस्म के शूज़ हैं, डिपेंड ऑन आउटफिट कौन सी है उसके साथ जो है ना डेफिनेटली उसकी जो है प्रॉपर मैचिंग होनी चाहिए। और अगर मैचिंग नहीं होती तो जैसे आपने ओपनिंग में कहा कि आप उतने अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है आप अच्छे लग रहे हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ड्रेसिंग वो कंप्लीट नहीं लगेंगे, वो एक दूसरे वो होता है ना कोई चीज़ कॉम्प्लीमेंट करी हो आपके ड्रेस को, वो नहीं हाँ नहीं होगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए आपने 100 में से 100 नंबर लेने हैं ड्रेसिंग में, 90 नंबर वाला फेल है। अच्छा, मतलब 90, हालांकि 90 तो ये होता है ना, तो 10 नंबर कट गए। लेट्स से फॉर एग्जांपल सारी चीज़ें ठीक है, फिट ठीक नहीं है, आपने बड़ा महंगे किस्म की ड्रेसिंग की हुई है, सारा कुछ किया है, ब्रांड पहना हुआ सारा कुछ है, बट इट लुक्स हॉरेबल ऑन यू, बहुत लूज है, बहुत टाइट है, तो आप तो फेल हो गए। कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, कलर्स ठीक नहीं है, आप फेल हो गए दोबारा। अगर आपने जो है उसके साथ जो आपकी ज्वेलरी जो अभी आपने एम्बेलिशमेंट की हुई है, जो भी आपके शूज़ वगैरह, शूज़ ठीक नहीं है, अगेन यू नो इट्स अ डिजास्टर। आपकी टाई ठीक नहीं है, आप देखें, आप अक्सर देखती हैं, यू लुक एट लॉट ऑफ मैन, दे आर वेरी नाइसली ड्रेस्ड, सूट की फिटिंग भी बड़ी अच्छी है, कलर भी राइट हैं एंड ऑल दैट, बट हिडियस किस्म की टाई पहनी हुई है, ठीक है। एग्जैक्टली। तो हम कैसे, मतलब जो लोग हमें देख रहे हैं, मर्द हजरात देख रहे हैं, वो कैसे सही जो टाई है उसको चूज़ करें? और अक्सर सॉक्स भी उन्होंने बहुत फंकी पहनी होती है प्रोफेशनल सेटिंग में, जो कि अच्छी नहीं लग रही होती। मैं बताऊँ, टाइज की बात करते हैं फिर सॉक्स की भी बात करते हैं। टाइज में देखिए, मैं एक कॉन्सेप्ट है पावर टाइज का, पाकिस्तान में मैंने इंट्रोड्यूस करवाया एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नाउ अंडरस्टैंड दिस। 4 किस्म की टाइज हैं जो पावर टाइज की नहीं जाती हैं, ठीक है। एक तो है सॉलिड कलर्स की, सॉलिड कलर का मतलब है कि प्लेन कलर्स की हैं। अब देखें, आप यूएसए में देखें, आप इंग्लैंड में ख़ास तौर पे देखें, यू नो दे वेयर द सॉलिड टाई। अच्छा, सॉलिड टाई जब पहनते हैं सॉलिड कलर की ना, इट्स मच ईजियर टू कंबाइन, क्योंकि ज़्यादा कलर नहीं है ना, उसके अंदर और कलर्स नहीं चल रहे। मतलब मैंने सॉलिड कलर का सूट पहना हुआ है, मैंने सॉलिड कलर की शर्ट पहनी है, उसके बाद मैंने सॉलिड कलर की टाई पहनी हुई है। हमारे वो ये पाकिस्तानी डिसेंट के हैं, सादिक जो मेयर हैं वहाँ पे इंग्लैंड के, इफ़ यू हैव लुक्ड एट हिम यू नो रिसेंटली एंड ऑल दैट, वो ही इज़ अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ दैट। डार्क सूट, वाइट शर्ट, उसके बाद सॉलिड जो है टाई पहनी होती है, एंड ही लुक्स फिनोमिनल। तो एक तो आप ये कर सकते हैं, जिसको ये नहीं पता कि मैंने कौन से कलर्स कंबाइन करने हैं, यू नो इट्स ईजियर टू कंबाइन। इसमें भी 4-5 कलर्स हैं सॉलिड कलर में। आप ब्लैक ले लें, ग्रेस की शेड्स ले लें, उसके बाद नेवी ले लें, नेवी की शेड्स ले लें, इसके बाद रेड की शेड्स ले लें, जैसे मैरून है और यू नो दोस्त काइंड ऑफ कलर जो बहुत जो शौक कलर हैं, जैसे ऑरेंज है, बहुत येलो है, बहुत यू नो इस किस्म के कलर्स हैं, उनको अवॉइड करें। तो आपके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो दिस है पावर टाई। दूसरी पावर टाई जो है वो है, इसे कहते हैं पोल्का डॉट्स, आपने देखी होंगी, इंतहाई खूबसूरत टाइज है। अगर आप कहें कि आपने स्टाइलिश लगना है और आपने प्रोफेशनल भी लगना है तो पोल्का डॉट्स इज द वे टू गो। तो उसमें यह है कि सॉलिड बैकग्राउंड होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। यू हैव सीन दैट राइट, एंड यू नो एनीबॉडी हु इज वेयरिंग दैट लुक्स फिनोमिनली यू नो स्टनिंग इन दैट। तो वो दूसरी टाई है पोल्का डॉट। तीसरी टाई जो है, अच्छा वो भी कंबाइन करना बड़ा आसान है, क्योंकि
जैसे बेस चल रहा है, बेस ब्लैक चल रहा है, बेस जैसे नेवी चल रहा है, उसके ऊपर वाइट डॉट्स हैं, तो आपकी वाइट शर्ट है, साथ में आपने नेवी सूट पहना हुआ है, यू कैन इमेजिन कि हाउ ग्रेट इज गोना लुक। अच्छा, तीसरी जो टाई है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है टेक्सचर्ड टाई। अच्छा, टेक्सचर्ड टाई क्या है कि उसमें थोड़ा सेल्फ होता है, जिसे हम पाकिस्तान में सेल्फ बोलते हैं। अच्छा, अब ये हाईली सोफिस्टिकेटेड टाई है, साथ साथ मैच करते जाते हैं कि आपने किस ओकेजन पे ये टाइज पहननी है। तो लेट्स से सॉलिड कलर की किसी बात हुई तो आपने किसी पावर मीटिंग में पहन सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो मैंने बात की पोल्का डॉट्स, पोल्का, अगर आप स्टाइलिश लगना चाह रहे हैं या प्रोफेशनल लगना चाह रहे हैं तो उस मीटिंग में आप पहन सकते हैं। तीसरी सोफिस्टिकेटेड टाई जो है जिसे कहते हैं कि उसमें सेल्फ है। अच्छा, सेल्फ आपने कहाँ पहननी है? लेट्स से आपकी मीटिंग किसी बहुत सोफिस्टिकेटेड बंदे के साथ, तो पता चल जाता है ना, आप उसकी जाएं, किसी मिलना है, जिससे भी मिलना है, आप उसके फेसबुक पर जाएं, लिंक्डइन पर जाएं, देखें वो कैसे ड्रेसअप होता है, तो आप कहते हैं यार ये तो इंतहाई सोबर सोफिस्टिकेटेड बंदा है, आज मेरी इससे मीटिंग है, तो मैं उसी, अगर मैन आई एम वेयरिंग दैट सूट, तो मैं कहूँगा मैं सोफिस्टिकेटेड टाई लगाता हूँ। देखें, जब आप उस तरह की ड्रेसिंग करके जाते हैं जिस तरह से जिसको मिलने जाते हैं ना, वी लाइक पीपल आवर ओन काइंड, जो हमें पसंद हैं, तो एकदम से एक रिपोर्ट डेवलप होती है। तो दैट्स ए टाई जिसे कहते हैं कि टेक्सचर टाई। और आखिरी टाई है, आपने देखी होंगी रेप टाइज हैं, ऐसे एंगल्स बने होते हैं, उसके ऊपर लाइंस होती हैं, उसमें कुछ कलर्स भी होते हैं, तो उसमें दे आर वेरी इजी टू कंबाइन। और दिस इज अबाउट 100 year old पैटर्न, आई वुड से दैट्स अ वेरी ओल्ड पैटर्न, बट स्टिल अ वेरी पावरफुल पैटर्न। इट्स लाइक स्पेशली इन इंग्लैंड, इन वेस्टर्न वर्ल्ड, आप देखें मोस्टली प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने पहना होता है, प्रेसिडेंट्स ने पहना होता है दुनिया बिल्कुल ऐसे। अच्छा हामिद साहब, मैं चाहूँगी थोड़ा सा अब हम ज्वेलरी पे भी बात कर लें। ज्वेलरी पे बहुत कम बात होती है कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन से कलर की ज्वेलरी अच्छी लगती है, क्योंकि अक्सर लोग अपना कलर एनालिसिस जब करवाते हैं वो सिर्फ कपड़ों का नहीं करवाते, वो ज्वेलरी का भी करवाते हैं कि उन पे गोल्ड बेटर लगता है या सिल्वर बेटर लगता है या वो जो कलरफुल ज्वेलरी है वो अच्छा लगता है, तो वो हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं? अच्छा, ज्वेलरी के पहले रूल्स जो है ना, जो मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल की बात हो रही है, अगर पार्टी वार्टी में जा रही है, यू कैन डू व्हाटएवर दैट यू वांट, इट्स ओके, एवरीथिंग गोज। तो बात हो रही है प्रोफेशनल, अगर आप कॉर्पोरेट वूमेन हैं, आप लाइमलाइट में हैं, वेयर आवर पीपल लुकिंग एट यू एंड यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, तो एवरीथिंग रियली मैटर्स कि आप उससे क्या मैसेज दे रहे हैं। तो आई वुड से कि ज्वेलरी में लेस इज मोर, पहली बात तो ये। आपने देखा कि कई ख़वातीन ने बहुत सारी ज्वेलरी पहनी होती है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं हैवी किस्म की ज्वेलरी पहनी होती है। तो एक्चुअली ज्वेलरी शुड ऐड टू योर आउटफिट, नॉट दैट इट शुड बिकम द मेन फीचर देयर। तो उसमें आप डेलिकेट ज्वेलरी में आ जाएं, उसमें आप सॉफ्टवेयर ज्वेलरी में आ जाएं, उसमें आप सोफिस्टिकेटेड ज्वेलरी में आ जाएं। आई थिंक एवरी वुमन नोज दैट। थोड़ा सा जिसमें आई मीन दे ऑल हैव माशाल्लाह बड़ी इनकी सेंस होती है। तो मैं कहूँगा सबसे पहले तो लेस इज मोर। तो ड्रेसिंग के वाले से हम बात कर रहे थे, साथ साथ शूज़ पे भी बात की है और एक्सेसरीज़ पे भी बात की है कि वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे हम सही एक्सेसरीज़ और सही शूज़ को चूज़ कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट हामिद सईद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।